ए वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा कल हम डिस्कस कर रहे थे आरबीसीज के बारे में। मैंने आपको एक केस बताया था किन आरबीसीज की वजह से मलेरिया हो सकता है और किन आरबीसीज की वजह से मलेरिया नहीं हो सकता, यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है। देखिए आरबीसीज दो तरह के हैं। आरबीसीज दो तरह के होंगे बेटा। ठीक है, ये आपके आगे नॉर्मल आरबीसीज, ठीक है, और ये आपके आ गए इस तरह से सिकल शेप्ड आरबीसीज। याद रखिएगा नॉर्मल आरबीसीज, ठीक है, ये आ गए सिकल शेप्ड आरबीसीज। याद रखिएगा सिकल शेप्ड आरबीसीज। बेटा वो हम साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं ना, जैसे किस तरह से वो जो एक्टर है वो सिक्कल लेके कैसे कूदता हुआ और विलन्स को कैसे मारता है, कैसे उनको घटक जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो जो सिक्कल होता है, सिक्कल, ठीक है, उसी सिक्कल को बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा वही जो सिक्कल होता है दैट इज उसी के बेस पे मैंने आपको बता दिया सिक्कल सेल अनीमिया। बेटा बात करते हैं नॉर्मल आरबीसीज और सिकल शेप्ड आरबीसीज की। ध्यान से सुनिएगा जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं बेटा, उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं डूफी रिसेप्टर्स। याद रखिएगा उन्हें बोलते हैं डूफी रिसेप्टर्स। नॉर्मल आरबीसीज में आपको डूफी रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर बेटा डूफी रिसेप्टर्स होंगे, इसका मतलब ये जो प्लाज्मोडियम है ये इन रिसेप्टर्स के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा। याद रखिएगा प्लाज्मोडियम, कल आपने देखा था ना जब आपको मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाया था, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मतलब जो मेरोजॉइड्स हैं। याद रखिएगा मेरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स नहीं बोल सकते, स्पोरोजॉइड्स के पास रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। फिर वो लीवर में जाते हैं, फिर वो मेरोजॉइड्स बनते हैं और मेरोजॉइड्स के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। याद रखिएगा ये जो प्लाज्मोडियम है, मेरोजॉइड्स, ये बाइंड करते हैं, ठीक है, ये बाइंड विद रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? डूफी रिसेप्टर्स ऑन आरबीसीज या ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। इससे बेटा क्या होगा? याद रखिएगा आरबीसी जो होता है या आरबीसीज जो होते हैं बेसिकली ये रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या देखने को मिलेगा? मलेरिया देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इस केस में हमें मलेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बेटा बात करें सिकल शेप्ड आरबीसीज की, मैंने आपको बताया यहां पे जो आरबीसीज होंगे वो सिकल शेप होंगे। वो आपने देखा ना साउथ इंडियन मूवीज में, जैसे वो एक्टर जो होता है वो क्या करता है? सिक्कल लेके कूद पड़ता है, ठीक है, उन गुंडों पे कूद पड़ता है सिक्कल लेके। याद रखिएगा उसी शेप के कुछ आरबीसीज होते हैं, उसे कहते हैं सिक्कल सेल आरबीसीज, यानी कि सिक्कल शेप्ड आरबीसीज भी कहते हैं। याद रखिएगा इनमें रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। ये जो आरबीसीज होते हैं
दे आर विदाउट रिसेप्टर्स, यहां पे डूफी रिसेप्टर्स नहीं होंगे, ठीक है, आरबीसी विदाउट रिसेप्टर्स, याद रखिएगा आरबीसी विदाउट रिसेप्टर्स, ठीक है। और अगर रिसेप्टर्स नहीं है बेटा, प्लाज्मोडियम जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे प्लाज्मोडियम कैनॉट बाइंड। अगर प्लाज्मोडियम बाइंड नहीं कर पाएगा, इट मींस प्लाज्मोडियम एंटर नहीं कर सकता, प्लाज्मोडियम कैनॉट एंटर आरबीसीज, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्लाज्मोडियम अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगा, तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम ना अंदर घुस पाएगा, ना इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ना आरबीसी रप्चर होगा, ना ही मलेरिया होगा, इट मींस नो मलेरिया, याद रखिएगा नो मलेरिया। हम कह सकते हैं ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं ये नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, याद रखिएगा ये नेचुरल इम्यूनिटी, बेटा याद रखिएगा ये नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट, ठीक है, मलेरिया, याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आरबीसीज दो तरह के होते हैं, नॉर्मल आरबीसीज और सिकल शेप्ड आरबीसीज। नॉर्मल आरबीसीज की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होंगे दैट आर डूफी रिसेप्टर्स, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम यानी कि मेरोजॉइड्स ये बाइंड करेंगे विद रिसेप्टर्स ऑन आरबीसीज, और बाइंड करते ही याद रखिएगा प्लाज्मोडियम जो होगा वो एंटर कर जाएगा इनसाइड आरबीसीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होगा, बाइंड करने के बाद प्लाज्मोडियम एंटर्स इनसाइड आरबीसीज, ठीक है बेटा। जब एंटर कर जाएगा फिर इस प्लाज्मोडियम की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, जिसको हम ट्रोफोजॉइड्स बोलते हैं। याद रखिएगा ये आरबीसी रप्चर हो जाएगा, और देखा जाए आने वाले समय में पेशेंट्स में क्या देखा जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। याद रखिए पेशेंट में मलेरिया देखने को मिलेगा। अगर बेटा सिकल शेप्ड आरबीसीज की बात करें, बेटा ये आरबीसीज नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट मलेरिया। याद रखिएगा बेटा ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं इनमें डोफी रिसेप्टर्स नहीं होते, दे आर विदाउट डोफी रिसेप्टर्स। अगर डोफी रिसेप्टर नहीं है, प्लाज्मोडियम जो है, अगर मेरोजॉइड्स की बात भी कर लें बेटा वो बाइंड नहीं कर पाएंगे, वो बाइंड नहीं कर पाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। अगर बाइंड नहीं कर पाएंगे तो आरबीसी के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते। अगर एंटर नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगी, ट्रोफोजॉइड्स देखने को नहीं मिलेंगे, आरबीसी रप्चर नहीं होगा, ठीक है। इस केस में आपको मलेरिया देखने में नहीं मिलेगा। इट मींस ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज है ये एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट मलेरिया। कहने का मतलब है अगर नॉर्मल आरबीसीज हैं तो इस पर्सन में या इस पेशेंट में मलेरिया हो सकता है। अगर बात करें सिकल शेप्ड आरबीसीज की, ऐसे पेशेंट्स में मलेरिया नहीं होता, ऐसे पर्सन्स में मलेरिया नहीं होता। अब एक क्वेश्चन अराइज करता है, और कौन से ऐसे पेशेंट्स या ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिनमें मलेरिया नहीं हो सकता। याद रखिएगा वैसे आपके सिलेबस में यही है सिकल शेप्ड आरबीसीज, बट अगर आप जानना चाहते हैं याद रखिएगा आप नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो पेशेंट्स जिनमें क्या हो, G6PD दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या फिर वो पेशेंट्स जिनमें क्या हो, थैलासीमिया, बेटा इन पेशेंट्स में न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से याद रखिएगा प्लाज्मोडियम सरवाइव नहीं कर पाता, प्लाज्मोडियम
cannot survive longer, याद रखिएगा। तो इसलिए इन पेशेंट्स या इन पर्सन्स में मलेरिया नहीं होता, नो मलेरिया, ठीक है। बेटा याद रखिएगा, यहां भी हम कह सकते हैं G6PD डेफिशिएंसी और थैलासीमिया के केस में ये दोनों क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स या पर्सन्स को नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? बेटा मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? आपको यहां तक समझ आ गया? हर बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा बेटा आपको समझ आ गया, आपको क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए। बेटा आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, दैट इज अमोइबिक डाइजेंट्री, अमोइबिक डाइजेंट्री, याद रखिएगा अमोइबिक डाइजेंट्री। बेटा अमोइबिक डाइजेंट्री जो है ये कौन कॉज करता है, याद रखिएगा, इट इज कॉज्ड बाय, अमोइबिक डाइजेंट्री इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, ठीक है। अब बेटा अगर इसको थोड़ा बाइफरकेट करके देखें, अगर इसको बाइफरकेट करके देखें, एंट का मतलब होता है इंटेस्टीन, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लिटिका का मतलब होता है ब्रेकडाउन, याद रखिएगा, ठीक है। एंट का मतलब होता है इंटेस्टीन, हिस्टो मतलब टिश्यू, लिटिका का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि जो इंटेस्टिनल टिश्यू है इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बेटा ध्यान से सुनिएगा। ये सपोज इस तरह से ये अमीबा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये बाहर से चारों ओर से ये कवर हो गया, इस तरह से कवर हो गया। मान लीजिए एक अमीबा है, मान लीजिए एक अमीबा है इस तरह से, ठीक है। ये चारों ओर से इसकी कवरिंग हो गई। मान लो अमीबा है, चारों ओर से बाहर से इसकी कवरिंग हो गई। जब बाहर से इसकी कवरिंग हो जाती है ना, ठीक है, इस इन्फेक्टेड स्टेज को बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। इस इन्फेक्टेड स्टेज को बोला जाता है सिस्ट, इस इन्फेक्टेड स्टेज को बोला जाता है सिस्ट। बेटा याद रखिएगा, इस इन्फेक्टेड स्टेज को बोला जाता है सिस्ट, जिसमें अमीबा होगा और बाहर से उसकी क्या होगी, कवरिंग होगी। याद रखिएगा बेटा, अगर अमीबा है बाहर से कवरिंग बना लेता है, इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन, ठीक है बेटा, याद रखना एनसिस्टेशन, ठीक है। एनसिस्टेशन का मतलब होता है अमीबा है, ठीक है, प्लस कवरिंग, उसने बाहर अपनी कवरिंग बना ली, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बाहर से कवरिंग बना ली, इसको बोलेंगे एनसिस्टेशन। याद रखिएगा एनसिस्टेशन, ठीक है। इस इंफेक्टेड स्टेज को बोलते हैं सिस्ट। याद रखिएगा, इस इंफेक्टेड स्टेज को बोलते हैं सिस्ट। अब मान लीजिए
अगर ये अपनी कवरिंग को लूज कर देता है, यानी कि जो अमीबा है माइनस कवरिंग, पहले था प्लस कवरिंग, माइनस कवरिंग का मतलब अब ये अपनी कवरिंग लूज कर देगा, तो ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा रह जाएगा यानी कि इसने अपनी कवरिंग को छोड़ दिया, इसको बोलते हैं एक्सिस्टेशन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल या की देना चाहूंगा बेटा, ध्यान से सुनिए। जब किसी की बंदी किसी को छोड़ के चली जाती है, हम बोलते हैं ना वो तुम्हारी एक्स थी। जब किसी बंदी का बंदा जब छोड़ के चला जाता है, उसको बोलते हैं ये इसका एक्स था। तो एक्स हमेशा छोड़ के चले जाते हैं, एक्स हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक्स स्टेशन में हमेशा कवरिंग छोड़ के चली जाएगी, कवरिंग चली जाएगी, उसको बोलते हैं एक्स स्टेशन। एन स्टेशन का मतलब होता है कवरिंग बन गई, याद रखिएगा। और जब कवरिंग बन जाती है, दैट इन्फेक्टेड स्टेज इज सिस्ट। याद रखिएगा, इन्फेक्टेड स्टेज इज सिस्ट। ठीक है, ध्यान में बात रखिएगा, इन्फेक्टेड स्टेज सिस्ट होती है। अब बेटा बात करते हैं स्प्रेड की। ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है, ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा ये जो अमीबिक डिजेंट्री है, ये स्प्रेड कैसे होगी? वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कोई ऐसा खाना या कोई ऐसा पानी आप पी रहे हैं जिसमें क्या है, ये इन्फेक्टेड एजेंट्स हैं। याद रखिएगा, इसमें ऑलरेडी क्या है, इन्फेक्टेड स्टेज है, इसमें ऑलरेडी क्या है, याद रखिएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, यानी कि ये स्प्रेड होती है वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब इसको समझने के लिए बेटा आपको एक डायग्राम बनानी होगी, बेटा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनानी होगी, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्लास 10th में, इवन क्लास 11th के बच्चे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहां से क्या आ गया, फूड पाइप आ गई, और यहां पे क्या आ गया, स्टोमक आ गया। ठीक है, याद रखिएगा, फेरिंग्स होता है, ईसोफिगस होता है, स्टोमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरह से। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, आप इस तरह से बना लीजिए, आप इस तरह से बना लीजिए, आप इस तरह से बना लीजिए। आप इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, इंटेस्टिनल सेल्स हैं बेटा। ठीक है, दीज आर द इंटेस्टिनल सेल्स। ये इंटेस्टिनल सेल्स हैं, इस तरह से। ये मैंने समझाने के लिए इस तरह की डायग्राम बनाई है, ये मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह की डायग्राम बनाई है। सपोज अगर ह्यूमंस कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं, या फूड या वाटर लेते हैं जो कंटामिनेटेड है, ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होगा, इन्फेक्टेड स्टेज होगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, इन्फेक्टेड स्टेज होगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, इन्फेक्टेड स्टेज होगी। अब बेटा जब ये फूड लेंगे, ये जो इन्फेक्टेड स्टेज है, ठीक है, ईसोफिगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई कहां तक पहुंच जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगी। जब बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगी, इन्फेक्टेड स्टेज, बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे बेटा, यहां पे होगा सबसे पहले, याद रखिएगा, यहां एक्सिस्टेशन होगी।
एक्सिस्टेशन होगी, एक्सिस्टेशन होगी। एक्सिस्टेशन का मतलब है इसकी जो कवरिंग है, इसकी जो कवरिंग है वो निकल जाएगी, इसकी कवरिंग लूज हो जाएगी, यानी कि इसकी कवरिंग शेड हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। अब बेटा उसके बाद क्या होगा, जब कवरिंग छूट गई तो ये अमीबा इस तरह से रह गया, ठीक है। अब यही अमीबा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही अमीबा क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यही अमीबा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा ये जो अमीबा, बहुत सारे अमीबास बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनको बोलेंगे ट्रोफोजॉइड्स। याद रखिएगा इनको बोला जाएगा ट्रोफोजॉइड्स, याद रखिएगा इनको बोला जाएगा ट्रोफोजॉइड्स, ठीक है, इनको बोला जाएगा ट्रोफोजॉइड्स, याद रखिएगा इनको बोला जाएगा ट्रोफोजॉइड्स। ज्यादातर ये जो ट्रोफोजॉइड्स हैं ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल वॉल पे जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं उस पर अटैक करेंगे। जब अटैक करेंगे, मान लीजिए एक दीवार है, जब हम इस पे अटैक करेंगे या उसको तोड़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले उसका क्या निकल जाएगा, उसका जो पेंट होगा वो उतर जाएगा, और जोर जोर से मारेंगे, और जोर जोर से मारेंगे बेटा, तो उसका क्या निकल जाएगा, मसाला बाहर निकल जाएगा, फिर ईंट बाहर आ जाएगी, इस तरह से। तो जब ये ट्रोफोजॉइड्स जब अटैक करेंगे, याद रखिएगा जब ट्रोफोजॉइड्स अटैक करेंगे इंटेस्टिनल वॉल पे, याद रखिएगा वहां से क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, क्योंकि म्यूकोजा होगा ना, बाहर क्या होता है, याद रखिएगा सबसे बाहर जो लेयर होती है वो म्यूकोजा लेयर होती है, यानी कि म्यूकस होता है। याद रखिएगा जब वो बाहर निकल जाएगी उसका म्यूकस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, म्यूकस बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा जब ये और बार बार उस वॉल के ऊपर अटैक करेंगे, ट्रोफोजाइट जब बार बार उसको अटैक करेंगे, याद रखिएगा म्यूकस के बाद फिर ब्लड आना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लड आ जाएगा, यानी कि म्यूकस प्लस ब्लड। तो अब अगर एग्जाम में अगर आपको कोई पूछे, मुझे बताइए, अगर एग्जाम में अगर आपको पूछे कि बताइए ये जो अमोइबिक डिसेंट्री का जो केस है, इसमें पेशेंट जब स्टूल पास करेगा, याद रखिएगा जब स्टूल पास करेगा, यानी कि जब फीसिस पास करेगा, जब पोटी करेगा, याद रखिएगा उसमें म्यूकस और ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पेशेंट का स्टूल होगा उसमें क्या होगा, म्यूकस प्लस ब्लड। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इन्फेक्टेड स्टेज, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर द्वारा कहां चले गई, इन्फेक्टेड स्टेज अंदर चले गई, स्टोमक से होती स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच गई, वहां सबसे पहले हुई एक्सिस्टेशन, इनकी कवरिंग निकल गई, याद रखिएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनको बोलेंगे ट्रोफोजॉइड्स, याद रखिएगा इन्हें बोलेंगे ट्रोफोजॉइड्स। अब जब ये ट्रोफोजॉइड्स बनेंगे, ज्यादातर जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटेस्टिनल वॉल पे अटैक करते हैं। जब इंटेस्टिनल वॉल पे अटैक करेंगे बेटा, वो जो सेल्स होंगे, याद रखिएगा उनकी जो बाहर की जो कवरिंग होगी, म्यूकोजा कवरिंग होगी, वो डिग्रेड हो जाएगी, वहां से म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, जब बार बार अटैक करेंगे ट्रोफोजाइट्स, उसके बाद फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये जो अमोइबिक डिसेंट्री के जो पेशेंट्स होते हैं, इनके स्टूल्स में म्यूकस होता है और ब्लड होता है। अब जो बचे खुचे जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, ठीक है, अब बचे खुचे जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अब वो दोबारा अपने ऊपर कवरिंग बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, कवरिंग बना लेते हैं। इसका मतलब ज्यादातर ट्रोफोजॉइड्स ने क्या किया, ज्यादातर ट्रोफोजॉइड्स ने अटैक किया, उसकी वजह से म्यूकस और ब्लड आया जो कि स्टूल में जाएगा, और कुछ ट्रोफोजॉइड्स ने अपने ऊपर क्या बना ली, कवरिंग बना ली, इसको बोलते हैं,
याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन। तो आपको एक्सिस्टेशन भी देखने को मिली, एनसिस्टेशन भी देखने को मिली। याद रखिएगा, एक्सिस्टेशन भी देखने को मिली, एनसिस्टेशन भी देखने को मिली। अब याद रखिएगा, जब एनसिस्टेशन हो जाएगी, यानी कि अब ये दोबारा इंफेक्टेड स्टेज में आ गए, अब दोबारा इंफेक्टेड स्टेज में आ गए। अब मुझे बताइए, जो पेशेंट स्टूल पास करेगा, उस स्टूल में क्या होगा? म्यूकस होगा, ठीक है, ब्लड होगा, एंड इवन उसमें इंफेक्टेड स्टेज भी होगी, इंफेक्टेड स्टेज भी होगी, ठीक है, दैट इज सिस्ट भी होगा। याद रखिएगा। इसलिए अगर ऐसे पेशेंट्स अगर कहीं खेत में चले जाते हैं, मान लीजिए वहां स्टूल पास करते हैं ओपन में, ठीक है, वहां स्टूल पास करते हैं, पता चले कि उन्होंने फर्टिलाइजर दे दिया, फ्री का फर्टिलाइजर दे दिया, मान लीजिए, ठीक है, अब उससे इंफेक्शन हो सकती है। कैसे हो सकती है? मान लीजिए वहां गाजर मूली है, ठीक है, आप कहीं घूमते घूमते उस खेत में चले गए और वहां से गाजर निकाल दी और सीधा मुंह से इस तरह से तोड़ के सीधा गटकना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं, याद रखिए, कहते हैं अपने वेजिटेबल्स को जब आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं, वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, नहीं तो पता चले अमोइबिक डिसेंट्री हो गई, नहीं तो पता चले अमोइबिक डिसेंट्री होगी। अरे मुझे बताइए, जब इंफेक्टेड स्टेज बॉडी में एंटर करी, ठीक है, कहां पहुंच गई? लार्ज इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सबसे पहले हुआ एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन के बाद क्या हुआ? ट्रोफोजॉइड्स बने। ये ट्रोफोजॉइड्स कैसे बने बेटा? क्योंकि जो अमीबा थी इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हुई, ट्रोफोजॉइड्स बने। अब कुछ ट्रोफोजॉइड्स क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइनल वॉल पे ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं, ठीक है, और वहां से क्या निकलता है? म्यूकस और ब्लड निकलता है। और कुछ ट्रोफोजॉइड्स क्या करते हैं बेटा? इनकी एनसिस्टेशन हो जाती है। तो करते क्या है? यानी कि ये जो ट्रोफोजॉइड्स हैं अपने ऊपर कवरिंग बना लेते हैं, तो हम कहेंगे एनसिस्टेशन। तो अब मुझे बताइए, अब जब ये पेशेंट स्टूल पास करेगा, उसमें क्या होगा? उसमें म्यूकस भी होगा, उसमें ब्लड भी होगा, उसमें एनसिस्टेशन मतलब इंफेक्टेड स्टेज भी होगी, इंफेक्टेड स्टेज, दैट इज सिस्ट भी होगा। सिस्ट का मतलब होता है अमीबा, और उसके बाहर क्या होती है? कवरिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अमोइबिक डिसेंट्री कौन कॉज करता है, कैसे स्प्रेड होती है, ये आपको याद रखना है। क्या यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? अगर बेटा बात करें सिम्टम्स की, अगर बात करें सिम्टम्स की, अगर बात करें सिम्टम्स की, ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होती है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एंड क्रैम्प्स समझते हैं, ठीक है, एकदम तेज सी पेन उठती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे अंदर कुछ घूम रहा है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। और बेटा क्या होगा? जो स्टूल होगा उसमें म्यूकस देखने को मिलेगा और ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? ब्लडी डायरिया, ठीक है।
बट एनसीईआरटी ने यहां पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। एनसीईआरटी ने यहां बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। एनसीईआरटी लिखता है अरे भाई इन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होती है, सबसे बड़ा ब्लंडर है, याद रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, इनमें ब्लडी डायरिया होता है, याद रखिएगा। अब ब्लड लॉस हो रहा है, याद रखिएगा, ब्लड लॉस हो रहा है, तो बेटा ऐसे पेशेंट्स में क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, वीकनेस हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स हैं। अगर बेटा बात करें इन्वेस्टिगेशन की, अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन की, अगर ये सपोज पेशेंट्स किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या क्या टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। ठीक है बेटा, सबसे पहला टेस्ट क्या बोलेगा, स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन, और स्टूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कुछ ब्लड एग्जामिनेशन या ब्लड टेस्ट भी बोल सकता है, इवन के ब्लड टेस्ट भी बोल सकता है, याद रखिएगा, इवन के कुछ ब्लड टेस्ट भी बोल सकता है। ठीक है, अब बात आती है ट्रीटमेंट की, अब बात आती है ट्रीटमेंट की, बात आती है ट्रीटमेंट की। ऐसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाए, ऐसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाए बेटा। अगर बात आई ट्रीटमेंट की, जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स को ओआरएस दिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, वाटर मींस बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बॉडी के लॉस हो जाते हैं। ठीक है, उससे डेथ भी हो सकती है, पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, डेथ हो सकती है। सबसे पहले उस चीज़ को प्रिवेंट करना है, सबसे पहले वाटर लेवल को बैलेंस करना है, मेंटेन करना है। सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करना है, मेंटेन करना। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेना होगा, और उसमें क्या डालना होगा, ओआरएस डालना होगा। तो सबसे पहले हम पेशेंट को ओआरएस देंगे। सेकेंड स्टेप में याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, इन पेशेंट्स को हम एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स, एंड इवन एंटी प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एंटी प्रोटोजोन्स या फिर एंटी प्रोटोजोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको अमोइबिक डाइसेंट्री क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। अब बेटा नेक्स्ट डिजीज को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, एंटी प्रोटोजोन्स या फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एंटी प्रोटोजोल्स। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड डिस्कस करते हैं। बेटा अगर टाइफाइड की बात करें, अगर टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड को हम एंटीरिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, एंटीरिक फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो टाइफाइड है
ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है? ये मेनली इफेक्ट करता है जीआईटी को, ये मेनली अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन्स को, याद रखिएगा, ठीक है। और टाइफाइड किसकी वजह से होता है, कौन है इसका पैथोजन? याद रखिएगा, इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। बेटा ये वो पहला बैक्टीरिया है जिसको डिजीज के साथ लिंक किया गया। बहुत साल पहले की बात है जब बहुत टाइफाइड हुआ करता था, इवन कि बहुत एरियाज में, एक एरिया के बाद दूसरा एरिया, दूसरे के बाद तीसरा एरिया, ठीक है, अफेक्ट हो जाता था और बहुत सारे पेशेंट्स की आज तक डेथ हो चुकी है। एक बार ऐसा भी हुआ है जब सीवेज वाटर, ठीक है, यानी कि गंदा पानी और पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज वाटर आपस में उनकी पाइपलाइन क्या हो गई, पाइपलाइन उनकी आपस में जुड़ गई, पानी की क्या हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई। उस वजह से जब गंदा पानी जब लोगों ने पिया तो बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हो गई क्योंकि उनको टाइफाइड हो गया। बेटा ये टाइफाइड ये वो पहली डिजीज है जब साइंटिस्ट को पता चला कि जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से भी हो सकती है। वैसे टाइफाइड तो बहुत साल पुरानी बात है, ठीक है, कि जो टाइफाइड रिपोर्ट हुआ था, बट एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने रिपोर्ट किया ये जो डिजीज है टाइफाइड ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी डिजीज है उसका कारण एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। फिर दिमाग में आया कि हाँ बैक्टीरिया भी डिजीज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये पहली डिजीज है जिससे पता चला कि डिजीज बैक्टीरिया से भी होती है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट डिजीज, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिजीज जिसको लिंक किया गया, किसके साथ लिंक किया गया, लिंक्ड विद बैक्टीरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दैट इज लिंक्ड विद बैक्टीरिया। दैट इज लिंक्ड विद बैक्टीरिया। बेटा यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा अब बात आती है ये कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है। अगर बात करें टाइफाइड की, टाइफाइड कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है, टाइफाइड कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है। याद रखिएगा, कंटामिनेटेड फूड यानी कि इन्फेक्टेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर दैट इज इन्फेक्टेड वाटर, एंड इवन याद रखिएगा इन कॉन्टैक्ट्स विद इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है, इवन इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है, इन्फेक्टेड पेशेंट्स के कांटेक्ट आने से भी टाइफाइड हो सकता है, याद रखिएगा। बेटा यहां से एक स्टोरी है, एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, दैट इज टाइफाइड मैरी। याद रखिएगा टाइफाइड मैरी की मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको। टाइफाइड मैरी एक स्टोरी है, टाइफाइड मैरी, याद रखिएगा। टाइफाइड मैरी का एक किस्सा है, टाइफाइड मैरी का एक किस्सा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा।
बेटा एक मैरी मैलन थी, एक मैरी मैलन थी, वो न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट में कुक थी। न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में, न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में ये क्या थी? कुक थी। अब ये खाना बनाती थी और बहुत सारे लोग उस रेस्टोरेंट में आते थे, ठीक है, और खाना खाते थे। बट बेटा ये जो मैरी मैलन थी, ये जो मैरी मैलन थी, याद रखिएगा, ये इन्फेक्टेड थी, ये इन्फेक्टेड थी। यानी कि इसे क्या था? इसे टाइफाइड था, ठीक है, इसे टाइफाइड था। बट सिम्टम्स नहीं थे, बट बॉडी कोई सिम्टम नहीं दिखा रही थी, तो हम कहेंगे ये इन्फेक्टेड थी बट एसिम्टोमेटिक थी, बट एसिम्टोमेटिक थी। तो इसका मतलब अगर ये एसिम्टोमेटिक है बट टाइफाइड से इन्फेक्टेड तो है, इसका मतलब इससे फिर बाकियों को भी क्या हो सकता है? टाइफाइड छींकेगी, ठीक है, अपने इन्फेक्टेड हाथ अगर खाने में अगर आगे पीछे कहीं भी लगा सकती है, खाने को कंटामिनेट कर सकती है। इसका मतलब ये टाइफाइड कैरियर थी, ठीक है, टाइफाइड कैरियर थी। याद रखिएगा ये टाइफाइड कैरियर थी। फिर से बता रहा हूं, टाइफाइड मैरी मैलन जो थी ये कुक थी एक न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में। ये इन्फेक्टेड थी बट एसिम्टोमेटिक थी। याद रखिएगा ये टाइफाइड कैरियर थी, मींस इससे दूसरे लोगों को क्या हो सकता था? टाइफाइड हो सकता था। अब जैसे जैसे खाना बनाती गई और लोगों को सर्व करती गई, उससे क्या हो गया? बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्ट हो गए। इससे क्या हो गया बेटा? याद रखिएगा, नंबर ऑफ पीपल वर अफेक्टेड, उन्हें भी क्या हो गया? टाइफाइड हो गया, ठीक है। जिन्होंने क्या किया? इसके हाथ का बना हुआ खाना खाया, ठीक है, दोज पीपल हु एट फूड, ठीक है, जो उसने कुक करा था। तो जैसे जैसे ये खाना सर्व करती गई, जैसे जैसे ये खाना सर्व करती गई और लोग खाते गए, उनको टाइफाइड होता गया। जब ये न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट के नॉलेज में ये बात आई कि ये एसिम्टोमेटिक है बट टाइफाइड कैरियर है, इन्फेक्टेड है, याद रखिए इसको 30 साल तक क्वारंटाइन किया गया, इसको 30 साल तक क्वारंटाइन किया गया। तो ये किस्सा है टाइफाइड मैरी का। याद रखिएगा ये किस्सा है टाइफाइड मैरी का, नोट कर लीजिएगा। 30 साल तक इसे क्वारंटाइन किया गया, 30 साल तक, 30 इयर्स तक इसे क्वारंटाइन किया गया, ठीक है। याद रखिएगा ये किस्सा है टाइफाइड मैरी का। तो मुझे बताइए क्या यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर है? बेटा अगर इसमें बात करें सिम्टम्स की, अगर इसमें बात करें सिम्टम्स की, अगर इसमें बात सिम्टम्स की करें, ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनमें क्या होगा? फीवर होगा और एब्डोमिनल पेन होगी। तो हम कहेंगे फीवर विद एब्डोमिनल पेन, फीवर विद एब्डोमिनल पेन। बेटा इनमें क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगी, खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत होगी। तो हम कहेंगे इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन की वजह से क्या होगा? अर्ली स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस मींस जब बीमारी स्टार्ट होगी तो इनमें क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी, इनमें कब्ज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और बेटा लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ेगी फिर इनको क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। याद रखिएगा इनको क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स में बेटा हेडेक भी होगी, ऐसे पेशेंट्स को अक्सर हेडेक होगी,
इनमें वीकनेस होगी। तो बेटा अगर हम इन सिम्टम्स को देखें, तो बेटा मेनली जीआईटी अफेक्ट होता है, मेनली जीआईटी इफेक्ट होता है। बट बेटा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर हम इस बीमारी को या इन सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करेंगे, इस बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है, अगर ज्यादा देर तक इस बीमारी को इग्नोर किया, अगर इसका इलाज नहीं किया, तो याद रखिएगा इंटेस्टाइन में परफोरेशंस हो सकती हैं। ठीक है, परफोरेशन पता है बेटा, याद रखिएगा सबसे पहले म्यूकोजा बाहर आ गया, फिर टिश्यू और डैमेज हो गया तो ब्लड आ गया, ऐसे बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, परफोरेशंस हो जाएंगी। तो याद रखिएगा इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इंटेस्टिनल परफोरेशंस हो जाएंगी, इंटेस्टिनल परफोरेशंस हो जाएंगी, ठीक है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और बेटा ऐसे पेशेंट्स को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, अगर मान लीजिए अगर ये डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर इन्हें क्या क्या टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। याद रखिएगा सबसे पहला विडाल टेस्ट, याद रखिएगा विडाल टेस्ट, ठीक है, उसके बाद ब्लड कल्चर, याद रखिए विडाल टेस्ट, ब्लड कल्चर याद रखिएगा। बेटा यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर है? अब बेटा बात आती है ट्रीटमेंट की, इन पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर ट्रीटमेंट की बात कहें तो इन पेशेंट्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पेशेंट्स को हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। याद रखिएगा इनको एंटीबायोटिक्स देके इनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक क्लियर हुआ? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने डिस्कस किया अमोइबिक डाइजेंट्री, अभी तक हमने डिस्कस किया अमोइबिक डाइजेंट्री विच इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और हमने डिस्कस किया टाइफाइड जिसको एंटरिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली जीआईटी इफेक्ट होता है, मेनली इंटेस्टाइन्स इफेक्ट होती हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे निमोनिया, हम डिस्कस करेंगे निमोनिया। अगर बेटा इन टर्म्स को ब्रेक करें, न्यूमो, ठीक है, इसका मतलब होता है एयर, IA मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन, याद रखिएगा, ठीक है। बेटा जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, याद रखिएगा जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें आपको 3 प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म दिखते हैं, उसमें आपको 3 प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म दिखते हैं। मान लीजिए हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में हमारा ये जो सांस लेने का जो सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें आपको रेस्पिरेटरी पैसेज दिखता है। इस रेस्पिरेटरी पैसेज में अगर बाहर से कोई फॉरेन बॉडी या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, याद रखिएगा हमारे इस अगर रेस्पिरेटरी पैसेज में अगर कोई बाहर की कोई
बॉडी यानी कि फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल अगर कोई रेस्पिरेटरी पैसेज में एंटर कर जाता है तो याद रखिएगा इस रेस्पिरेटरी पैसेज के पास 3 ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिस वजह से वो जो फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल है वो रुक सकता है, वो ट्रैप हो सकता है, ठीक है, वो एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच सकता। याद रखिएगा इस रेस्पिरेटरी पैसेज के पास क्या है, 3 डिफेंस मैकेनिज्म। तीन डिफेंस मैकेनिज्म है बेटा। पहला है जब भी कोई फॉरेन बॉडी आएगी तो क्या होगी, कफिंग एंड स्नीजिंग। याद रखना, कफिंग एंड स्नीजिंग। दूसरा क्या है, इस तरह से सेल्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज में, उनमें क्या होता है, इस तरह से सीलिया होता है, इस तरह से सीलिया होता है, ठीक है। तो दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म, याद रखिएगा, सीलिया एंड म्यूकस, सीलिया एंड म्यूकस, ठीक है। सीलिया रोकेगा या म्यूकस भी क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, रोक सकता है फॉरेन पार्टिकल को, ठीक है। और बेटा तीसरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज बाय मींस ऑफ WBCs, ठीक है। ये क्या करेंगे, डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेंगे बेटा, डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। क्या बेटा यहां तक क्लियर हुआ? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर ये फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल को अगर रोकने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो बीमारी नहीं होगी। अब मान लीजिए अगर वो रोकने में नाकाम हो गए, अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म अगर रोकने में नाकाम हो गए तो वो फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल कहां तक पहुंच जाएगा बेटा, ये लंग्स एल्वियोलाई, यानी कि जो एल्वियोलाई होते हैं, जो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, वहां तक पहुंच जाएगा। तो याद रखिएगा, इफ डिफेंस मैकेनिज्म fails to trap the foreign particle या foreign body, ठीक है, उससे क्या होगा, यही जो foreign particle है ये कहां तक पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई यानी कि लंग्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? मुझे जल्दी से बताइए क्या यहां तक क्लियर है? बेसिकली ये जो निमोनिया डिजीज है ना, इट्स अ डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद रखिएगा। इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग आल्सो, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग हो सकती है पेशेंट्स में, फीवर हो सकते हैं, फीवर विद चिल्स, जब बुखार होगा, ठीक है, तो उन पेशेंट्स में ठंडी सी लगेगी, याद रखिएगा। अब बात आती है ये फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी क्या हो सकते हैं, यानी कि हम बात करें अगर निमोनिया की, ठीक है, इस निमोनिया को कौन कौन कॉज कर सकता है? इस निमोनिया को कौन कौन कॉज कर सकता है? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, ठीक है, एंड इवन अदर फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना निमोनिया किससे होगा,
फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल, वो फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी क्या हो सकती है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, या कोई भी एनी अदर फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, एनी अदर फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। ठीक है। अब अगर बात आए बेटा बैक्टीरिया की, अगर बात आए बैक्टीरिया की, तो कौन कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है? याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉजेस निमोनिया। एक और बैक्टीरिया है हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कॉजेस निमोनिया। अब वायरस भी है एक, ठीक है, वायरस है बेटा एक, वायरस कौन सा होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस, याद रखना, इन्फ्लुएंजा वायरस कॉजेस निमोनिया। इस तरह से कुछ फंजाई भी हैं, कुछ अदर फॉरेन पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, ये सारे फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडीज, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या कॉज कर सकते हैं? निमोनिया कॉज कर सकते हैं। यानी कि अगर डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो यही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, यही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कहां तक पहुंच जाएगा? एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा। क्या कहां तक पहुंच जाएगा? एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा। अब देखिए नॉर्मल जो लंग होता है वो कैसा काम करता है, यानी कि जो नॉर्मल एल्वियोलाई होता है वो कैसे काम करेगा, और अगर निमोनिया होगा तो उन पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, उनमें एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा डायग्रामेटिकली। दिस इज द नॉर्मल पेशेंट, या नॉर्मल पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, एक हो गया निमोनिया पेशेंट, नॉर्मल पर्सन, निमोनिया पेशेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा इस तरह से ये एल्वियोलाई है और ये सेल्स हैं। ठीक है, दीज आर न्यूमोसाइट्स। ठीक है, दी ठीक है, ये एल्वियोलाई है और ये जो सेल्स हैं दीज आर न्यूमोसाइट्स। ठीक है, और यहां भी बनाते हैं इस तरह से, दिस इज एल्वियोलाई और ये कुछ सेल्स हैं। These are pneumocytes। ठीक है, ये आ गया एल्वियोलाई और ये जो सेल्स हैं दीज आर न्यूमोसाइट्स। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। अब बेटा नॉर्मल पर्सन में और न्यूमोनिया पेशेंट में क्या फर्क होता है? एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर तो मैंने दोनों में बना दिया, न्यूमोसाइट्स भी दिख गए।
अब इसमें क्या होगा, निमोनिया पेशेंट में बेटा फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा बेटा, इस तरह से यहां पे, ठीक है, इस तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन। निमोनिया पेशेंट में क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। अब बेटा एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, ठीक है, यानी कि कोई इन्फ्लामेशन हुई होगी, किसी ने इन्फ्लामेशन करवाई, उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। एक्चुअली बेटा यहां पे एक बैक्टीरिया ट्रैप हो गया, वायरस ट्रैप हो गया, कोई फॉरेन बॉडी ट्रैप हो गई बेटा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक कोई फॉरेन बॉडी ट्रैप हो गई, ठीक है, इस तरह से एक कोई फॉरेन बॉडी ट्रैप हो गई, कोई बैक्टीरिया मान लीजिए, कोई वायरस मान लीजिए, यहां पे ट्रैप हो गया, यानी वो कहां तक पहुंच गया, एल्वियोलाई तक पहुंच गया। इसकी वजह से क्या हुई, इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो गई, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया। तो याद रखिएगा, अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर नॉर्मल पर्सन में देखें बेटा, अगर नॉर्मल पर्सन में देखें, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में क्या जाएगी, ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल से वापस एल्वियोलाई तक क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, इस तरह से बहुत इजीली क्या होगी, गैस डिफ्यूज होगी, यानी कि जो एयर होगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इजीली क्या होगी, डिफ्यूज होगी। एल्वियोलाई से बहुत इजीली डिफ्यूज होगी ऑक्सीजन, और यहां से बहुत अच्छे से डिफ्यूज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि फ्रॉम कैपिलरीज, फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू एल्वियोलाई। बट बेटा अगर इस केस में देखें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एल्वियोलाई के पास क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहां पे बहुत मुश्किल से, डिफिकल्ट टू डिफ्यूज ऑक्सीजन, बहुत जोर लगेगा, याद रखिएगा, बहुत जोर लगेगा, और बहुत मुश्किल से कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां आएगी, एल्वियोलाई तक वापस आएगी, याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से डिफ्यूज होगी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम सिम्टम्स की बात करें, ऐसे पेशेंट्स में अगर हम सिम्टम्स की बात करें, यहीं पे सिम्टम्स बना लीजिए बेटा, सबसे पहले आ जाएगा फीवर विद चिल्स, बुखार होगा, साथ में ठंडी लगेगी, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बहुत जोर लगेगा सांस लेने में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, याद रखिएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, यानी कि डिफिकल्टी इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, याद रखिएगा, डिफ्यूजन ऑफ एयर, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा, यानी कि डिफ्यूजन भी क्या होगी, कम हो जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऐसे पेशेंट्स में क्या होगी, कफिंग होगी, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, कहां पे, एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो याद रखिएगा, ये सारे क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे ऐसे पेशेंट्स में। तो आप मुझे बताइए, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा सांस लेना, क्योंकि डिफ्यूजन रेट कम हो चुका है, बहुत मुश्किल से सांस आएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग होगी, फीवर हो जाएगा, यानी कि फीवर विद चिल्स, याद रखिएगा। बेटा यहां तक क्लियर है, मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? अब बेटा बात करते हैं स्प्रेड की। ये निमोनिया स्प्रेड कैसे होता है?
ठीक है, स्प्रेड वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, हम खुली हवा में चलते हैं ना, ठीक है, कहीं भी हम अगर सांस ले रहे हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आएगा, इनहेल करेंगे तो हमें भी इन्फेक्शन हो सकती है, तो हम कहेंगे वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा आएगा इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्प्रेड वाया, ठीक है, वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर बेटा बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, अगर बात करें इन्वेस्टिगेशंस की बेटा, अगर बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, अगर बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो पेशेंट्स को हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सपोज अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को रिपोर्ट करता है, तो डॉक्टर क्या क्या जांचें लिख सकता है, ठीक है, क्या क्या जांच करवाने को बोल सकता है। ठीक है, पहला आएगा एक्सरे और दूसरा आएगा सीटी स्कैन, याद रखिएगा। ठीक है, अब बेटा अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। ट्रीटमेंट में आप लिख सकते हैं एंटीबायोटिक्स, ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अमोइबिक डाइजेंट्री पढ़ा, टाइफाइड पढ़ा, निमोनिया पढ़ा। बेटा ये सब क्लियर हो गया? मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर हो गया? बेटा एक नेक्स्ट डिजीज है, दैट इज अ प्लेग, याद रखिएगा प्लेग। अब एक नेक्स्ट डिजीज है प्लेग। ठीक है, प्लेग, प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ब्लैक डेथ इसलिए कहा जाता है बेटा, क्योंकि जब डेथ होती है तो बॉडी टर्न्स ब्लैक, बॉडी टर्न्स ब्लैक। ऐसे पेशेंट्स में जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, याद रखिएगा, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बेटा उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, याद रखिएगा यर्सीनिया पेस्टिस। और ये यर्सीनिया पेस्टिस किन में पाया जाता है, रोडेंट्स में। ठीक है, माइस में पाया जाएगा, माइस, याद रखिएगा रोडेंट्स, माइस में। ठीक है, अब ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है, ये ह्यूमंस तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, अब ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है। बेटा याद रखिएगा, जो फ्लीज होती है ना, फ्लीज पता है, वो जो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, अगर ये फ्लीज बाइट करती हैं, किन्हें बाइट करेंगी, इन्फेक्टेड माइस को। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यही फ्लीज फिर बाइट करेंगी, देन बाइट ह्यूमंस। ठीक है, जो फ्लीज है अगर पहले ये बाइट करती हैं माइस को, जो इन्फेक्टेड माइस है उनको बाइट करती हैं, फिर उसके बाद वो बाइट करती है ह्यूमंस को,
ठीक है, या फिर जो ह्यूमन जो खाना खाता है उसे कंटामिनेट कर देंगी, कंटामिनेट फूड एंड वाटर, और कंटामिनेट फूड एंड वाटर, याद रखिएगा। तो इससे क्या हो सकता है, ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है, ह्यूमंस तक पहुंच सकती है। वो जो फ्लीज है, वो इंसेक्ट्स जो हैं, सबसे पहले उन्हें बाइट किया इन्फेक्टेड माइस को, उसके बाद या तो ह्यूमन को बाइट किया या जो ह्यूमन का जो खाना है उसे कंटामिनेट कर दिया। तो इससे बीमारी कहां तक पहुंच जाएगी बेटा, ह्यूमंस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बेटा? मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब बेटा इसमें टारगेट ऑर्गन क्या होता है? अब मान लीजिए जो बीमारी है, ठीक है, या जो इन्फेक्शन है बेटा, वो ह्यूमंस तक पहुंच गई, तो इसमें टारगेट ऑर्गन क्या होएगा? याद रखिएगा, इसमें टारगेट ऑर्गन होंगे लिम्फ नोड्स। ठीक है, इन लिम्फ नोड्स की क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। जब लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है, इसको बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। तो नीट में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, याद रखिएगा, ब्यूबोनिक प्लेग का मतलब होता है जब ह्यूमंस इन्फेक्ट होते हैं, उनके लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, एनलार्जमेंट हो जाती है, उसी को बोलते हैं ब्यूबो। याद रखिएगा, इसी स्वेलिंग या एनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं, ब्यूबो। तो ओवरऑल इस प्लेग को क्या बोलेंगे, इस डिजीज को क्या बोलेंगे, ब्यूबोनिक प्लेग, क्योंकि इसमें ब्यूबो हुआ, स्वेलिंग हुई, किसकी, एनलार्जमेंट हुई, किसकी, याद रखिएगा, लिम्फ नोड्स की। याद रखिएगा, स्वेलिंग हुई यानी कि एनलार्जमेंट हुई, किसकी, लिम्फ नोड्स की, तो इसको बोलेंगे ब्यूबो। ओवरऑल डिजीज को बोलेंगे बिबोनिक प्लाग। तो बिबोनिक प्लाग कहां से आया बेटा, बिबोनिक प्लाग कहां से आया, ये इन्फेक्शन आई, कहां से आई, यर्सीनिया पेस्टिस से। और ये बेसिकली बैक्टीरिया कहां होंगे, माइस में होंगे। और ये इन्फेक्शन का रूट कैसे बना, अगर मान लीजिए फ्लीज है, अगर बाइट करती हैं किसे, रोडेंट्स को, माइस को, अगर वो इन्फेक्टेड हैं, फिर वो बाइट करते हैं फ्लीज किसको, ह्यूमंस को, या फिर कंटामिनेट करें फूड एंड वाटर, तो याद रखिएगा ये इन्फेक्शन कहां तक पहुंच जाएगी, ये इन्फेक्शन पैथोजन कहां तक पहुंच जाएंगे, ह्यूमंस तक पहुंच जाएंगे। और याद रखिएगा लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे, एनलार्जमेंट हो जाएगी, और पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। मान लीजिए अगर पहले 24 घंटे तक, मान लीजिए अगर कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, अगर कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, अपीयर होने के बाद अगर पहले 24 घंटे तक अगर आपने इग्नोर किया तो पेशेंट की डेथ होना तय है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही सिम्टम अपीयर हो इमीडिएटली उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे रखा जाएगा, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसे इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर सीवियर केसेस हो उस केस में पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है, अगर ऐसे पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए, क्या आज का टॉपिक क्लियर है? क्या आज के जितने पढ़ाए हुए सभी टॉपिक्स क्लियर हैं? क्या एमोइबिक डाइसेंट्री क्लियर है? क्या निमोनिया क्लियर है? क्या टाइफाइड क्लियर है? क्या प्लेग क्लियर है? मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? अरे भाई, ट्रीटमेंट को याद नहीं रखना इस केस में, क्योंकि नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगर आपको नॉलेज के लिए समझना है तो इतना याद रखिए, इसमें जेंटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, ये एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इस केस में। ठीक है, इंट्रावीनस हाइड्रेशन रखेंगे पेशेंट को, उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं होता। मगर याद रखिएगा, पहले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं।
जब सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाए तो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसे ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी बेटा, याद रखिएगा। बेटा बताइए कि आज के टॉपिक्स क्लियर हुए? मुझे जल्दी से बताइए कि आज के टॉपिक्स क्लियर हुए? हर बच्चा कमेंट करेगा क्या क्लियर है बेटा, आज के टॉपिक्स क्लियर हुए? हर बच्चा कमेंट करेगा बेटा, जल्दी से बताइए। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो जल्दी से बताइए क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए डाउट है। बेटा ह्यूमंस के केस में क्या होता है, सबसे जो पहला अटैक होता है वो कहाँ होता है? लिम्फ नोड्स पे होता है। टारगेट आर्गन जो होता है वो लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, एकदम स्वेलिंग सी हो जाती है, ठीक है बेटा। ये जो स्वेलिंग है, एनलार्जमेंट है, ये क्या है? सिम्टम है, ठीक है, ये क्या है? सिम्टम है बेटा, ठीक है। और आने वाले समय में क्या हो सकता है? पेशेंट की डेथ हो सकती है, और जो बॉडी है वो ब्लैक ब्लैक टर्न होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है इस डिजीज के बारे में, ठीक है। एनलार्जमेंट जो है बेटा वो सिम्टम है इसका, यानी कि टारगेट आर्गन क्या था इसका? लिम्फ नोड था बेटा। और ये मैंने स्वेलिंग आपको इसलिए बताया क्योंकि एक वर्ड आता है ना, ब्यूबोनिक प्लाग। ब्यूबो मीन स्वेलिंग, एनलार्जमेंट। तो ब्यूबोनिक प्लाग क्यों बोला? क्योंकि लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट हुई, स्वेलिंग हुई बेटा, इसलिए मैंने आपको स्वेलिंग वर्ड बताया, ठीक है। और इस केस में जो बॉडी होती है वो पेशेंट की ब्लैक हो जाती है, इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? बताइए यहां तक क्लियर हुआ? तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में, आने वाले नीट एग्जाम में अगर इस टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय सेम एनर्जी के साथ, सेम प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।